नमस्कार। पिछले लेक्चर में मैंने पूर्व प्रेमचंद और प्रेमचंद विभिन्न उपन्यासों की चर्चा की। आज हम अंतिम और प्रेमचंदोत्तर जो उपन्यास साहित्य उसकी चर्चा करेंगे ताकि हम आपको गबन की ओर ले जाए। भूमिका लिए इतना काफ़ी है। तो पूर्व प्रेमचंद जो युग है वो 1937 से शुरू हुआ था। प्रेमचंद के युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें विभिन्न प्रवृत्तियों के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते थे, परंतु प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए उनमें विभिन्न प्रवृत्तियां उभर कर हमारे सामने आई। वस्तुतः प्रवृत्ति और लक्षण तो प्रेमचंद से ही मिलते, अतः यहां पर प्रवृत्तियों का आधार मानकर ही प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य का विभाजन किया जा सकता है। हम उसको अलग अलग हिस्से में बांटकर उसके साहित्य की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 है सामाजिक उपन्यास, जिसको हम सोशल नॉवेल कह सकते हैं। डॉक्टर सुषमा धवन के शब्दों में सामाजिक उपन्यास कला की आधारभूत विचारधारा व्यक्ति चिंतन से संबद्ध न होकर समाज मंगल की भावना से अनुप्रेरित होती है। प्रेमचंदोत्तर काल में इस कोटि के प्रमुख उपन्यासकार इस प्रकार हैं: सियाराम शरण गुप्त ने गोद, अंतिम आकांक्षा तथा नारी, सभी पात्र भारतीय संस्कृति उपासक हैं। अपनी पहली रचना महाकाल में अमृतलाल नागर ने बड़ा ही यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। सेठ बाकेला, बूंद और समुद्र आदि उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। तो आगे स्वरूप विधान की दृष्टियों से रेणु जी का बेला आंचल, पति परिकथा आदि उपन्यास आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें घटनाओं के परिणाम स्वरूप देहातों की आत्मा में होने वाले आंदोलन और विक्षोभ की झांकी मिलती है। तो ये नंबर पहला देखा हमने, सामाजिक उपन्यास, जो समाज से प्रेरित है, समाज की जो समस्याएं हैं और जिस शहर हो, गांव हो, जिस समाज में हम बसते हो, उस समाज की जिन जिन समस्याओं है उन समस्याओं को यथार्थ हमारे सामने प्रस्तुत करने का इन उपन्यासकारों ने प्रयास किया है। दूसरा है व्यक्तिवादी उपन्यास। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उन सभी कलाकृतियों को व्यक्तिवादी की संज्ञा देते हैं जिनमें व्यक्तिगत जीवन घटना, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन दर्शन, व्यक्तिगत मनोविज्ञान या व्यक्तिगत जीवन समस्या का निरूपण या निर्देश सर्वोपरि रहता है। इनमें भगवती प्रसाद वाजपेयी, पतिता की साधना, दो बहनें, चलते चलते, निमंत्रण, प्रेमपथ, प्यासा, यथार्थ से आगे, टूटा टी सेट, सुनी राह, सपना, बिक गया, इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, उपद्रव अश्क का गिरती दीवारें, गर्मराह, बड़ी बड़ी आंखें तथा सितारों के खेल मुख्य है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने चटकी धूप, नई इमारत, उल्का, मरुप्रदीप आदि उपन्यास लोकप्रिय हुए। उषा देवी मित्रा के वचन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, नष्ट नीड आदि उल्लेखनीय है। लक्ष्मीनारायण ने धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा आदि महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र भिक्षु ने आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, विष्णु प्रभाकर के निशिकांत, राजेश शर्मा का अपराधी आदि इस विधा के लोकप्रिय उपन्यास है। तो इसमें देखा हमने कि व्यक्तिवादी यानी क्या। तो मैं आपको एक उल्लेख दे दूं कि भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास, जिसमें एक ही
बात को लेकर, एक ही बात को लेकर कि जीवन में पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसको हम पाप कहते हैं, किसको हम पुण्य कहते हैं, उस विषय को लेकर हमारा मार्गदर्शन किया है। और अपने गुरु रत्नांबर के माध्यम से भगवती चरण वर्मा ने बुलवाया है कि हम तो ना तो पाप करते हैं ना तो पुण्य करते हैं, परिजन्य जो करते हैं वो परिस्थितियां करवाती है। बड़ा अच्छा उपन्यास है। अब तीसरा है समाजवादी उपन्यास। ये प्रेमचंद पर काल को हम देख रहे हैं। प्रगतिवादी अथवा समाजवादी उपन्यास का मूलाधार वह समाज चेतना है जो आदर्शवाद से आरंभ होकर यथार्थवाद की ओर अग्रसर होती है। इनमें कई उपन्यासकारों ने समाजवादी यथार्थ बताया है। यशपाल के दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य का रूप आदि लोकप्रिय उपन्यास है। नागार्जुन के रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ आदि उल्लेखनीय उपन्यास कहे जा सकते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त के मशाल, गंगा मैया तथा रांगे राघव के घरोदे, विषाद मठ, हुजूर उपन्यासों में समाजवादी चेतना का आभास मिलता है। महेंद्रनाथ का आदमी व सिक्के, रात अंधेरी है, राजेंद्र यादव के प्रेत बोलता है, उखड़े हुए लोग, राजेश शर्मा के कोये, अमृत राय का बीज, नित्यानंद वात्स्यायन का केला गाड़ी आदि ऐसे उपन्यास हैं जिसमें समाजवादी चेतना उपन्यासकारों के मस्तिष्क पर बैठकर बोल रही है। अब समाजवाद किसको कहेंगे हम? जिसको मार्क्सवाद भी कहते हैं, साम्यवाद भी कहते हैं। मार्क्सवाद वही चाहता है कि समाज में सब बराबर हो, कोई उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर रहे, एक ही जगह पर रहे। समाज में कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे, यानी इतना अमीर ना हो जाए जो गरीब के लिए हानि पहुंचाए और गरीब इतना ना हो जाए जो अमीर के लिए हानि पहुंचाए। तो समाजवाद वही कहता है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर जिए। और इन सारे उपन्यास जो हमने अभी नाम बताए, उन उपन्यासों का मूल भाव वही है कि सामान्य मनुष्य को भी बराबर का हक उसको मिलना चाहिए। कहा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उनके पसीने से सूखने से पहले उसके हाथ में मिल जानी चाहिए। ये है समाजवाद, ये है मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स ने जो बात बताई थी वही बात इन साहित्यकारों ने समाजवाद या समाजवादी उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। अब नंबर चौथा जो है वो है ऐतिहासिक उपन्यास, जिनकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक धरातल पर उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। इन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास के माध्यम से अतीत के भव्य चित्र उपस्थित किए हैं जो भूतकाल के हैं, जिनमें वृंदावन वर्मा, गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, मुसाहिब जू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फिर एक कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधवजी सिंधिया, भुवन विक्रम आदि उल्लेखनीय उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे किसने? वृंदावनलाल वर्मा ने। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षामः बहुचर्चित उपन्यास उनके हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, दिव्य जी का एक बड़ा श्रेष्ठ उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इनकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक थी। राहुल सांकृत्यायन के सिंह सेनापति, जय योधे, विस्मृत यात्री, रांगे राघव, डॉक्टर रांगे राघव के मुर्दों का टीला और यशपाल जी के दो उपन्यास हैं दिव्या और अमिता। एक ऐतिहासिक उपन्यास है और काफी लोकप्रिय एवं उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में उसको स्थान मिला है। तो चौथा देखा हमने ऐतिहासिक उपन्यास किसको कहते हैं, तो जिसमें पृष्ठभूमि ऐतिहासिक हो। आप दिव्या और अमिता यशपाल के उपन्यास पढ़े, दो ही उपन्यास लिखे ऐतिहासिक, बाकी तो समाजवादी उपन्यासकार है यशपाल, लेकिन दोनों उपन्यास में उसने इस बात को बताया है। हम दिव्या को मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं, मार्क्सवादी उपन्यास भी कह सकते हैं, लेकिन अमिता में
वो कलिंग की युद्ध की चर्चा की है, जो सम्राट अशोक युद्ध करते हैं, लेकिन एक छोटी सी 5 साल की बाला बच्ची अमिता ने जब उनके साथ शास्त्रार्थ किया, तब स्वयं अशोक भी अपनी शमशेर, अपनी तलवार फेंक देता है और कहते हैं कि अब मैं कभी तलवार उठाऊंगा नहीं, कि भाई ये क्या है, हिंसा। और फिर आप जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था और बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि की ओर वो चल बसे। तो ऐतिहासिक उपन्यास जो अतीत का गौरवगान करती है। अब नंबर 5 है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास या मनोवैज्ञानिक उपन्यास। ये नई धारा चली थी, मन का विज्ञान। फ्राइड, एडलर और यूंग की शैली के अनुसार व्यक्तिवादी जीवन दर्शन के चरण विकास की स्थिति में विशेष रूप से मध्यम वर्गीय व्यक्ति अंतर्मुखी तथा आत्म केंद्रित होने के कारण बाहर से भीतर की ओर आता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति के दो दोहरे दिमाग चलते हैं, एक है बाहरी जिसको बाह्य मनोविज्ञान कहते हैं, और दूसरा है आंतरिक यानी मन का विज्ञान, जो सतत सोचता रहता है। सामाजिक यथार्थ से मनोवैज्ञानिक यथार्थ की ओर उन्मुख होता है और इस प्रकार उसके दमित भाव कुंठा का रूप धारण कर लेते हैं। व्यक्ति भी इन्हीं कुंठाओं का विश्लेषण करने वाला उपन्यास मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहा जाता है। इस श्रेणी में उपन्यास लिखने वालों में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, सच्चिदानंद हिरण्यवास्य, इसका पूरा नाम है अज्ञेय, और तीसरे इलाचंद्र जोशी। ये 3 उपन्यासकार मुख्य रूप से हम कह सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, व्यतीत, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि उपन्यास उनके श्रेष्ठ उल्लेखनीय उपन्यास हैं कि इसमें पात्रों की जो मनस्थितियां हैं, किस प्रकार पात्र सोचता है। सुनीता उपन्यास आप पढ़े, आप त्यागपत्र पढ़े, विवर्त पढ़े आप, तो आपको पता चले कि किस प्रकार मनुष्य की जो सोच है और सोच कुंठा का रूप ले लेती है, जिसको आज हम फोबिया भी कह सकते हैं कई बार, कि भाई अज्ञात भय से आदमी पीड़ित है, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी वो पीड़ित है। और समाज में परिस्थिति ऐसी आ जाती है। त्यागपत्र के मृणाल देख लीजिए या सुनीता को देख लीजिए आप, कि कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिनके कारण उनको इस प्रकार इस यात्रा से गुजरना पड़ता है। तो बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार। दूसरे हैं सच्चिदानंद हिरण्यवास्य अज्ञेय ने सिर्फ 3 ही उपन्यास लिखे। इसमें एक है शेखर एक जीवनी भाग 1 और 2 भागों में लिखा है शेखर एक जीवनी। कई साहित्यकार और कह सकते हैं कि भाई ये शेखर एक जीवनी, शेखर और कोई नहीं, अज्ञेय स्वयं है। 2 भागों में शेखर की जीवनी लिखी है, शेखर एक जीवनी। फिर दूसरा उसका है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप उनका एक माइलस्टोन उपन्यास है, किसका? अज्ञेय जी का। और तीसरा उपन्यास उसका है अपने अपने अजनबी। ये तीनों उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं और मनोविश्लेषण या तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उनको खोलकर रख दिया है अज्ञेय जी ने। और मैं एक और भी बात बता दूं कि नदी के द्वीप जो उपन्यास है, रजनीश जी ने विश्व के 120 पुस्तक श्रेष्ठ कहे थे कि विश्व में 120 पुस्तक पढ़ने योग्य है, इनमें हिंदी साहित्य का एकमात्र उपन्यास है नदी के द्वीप को उसने स्थान दिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है नदी के द्वीप। तीसरे उपन्यासकार है इलाचंद्र जोशी। उनके उपन्यास है सन्यासी, प्रेत और छाया, निर्वासित, लज्जा, मुक्तिपथ, सुबह के बुले और जहाज का पंछी। तो इलाचंद्र जोशी ने भी व्यक्तिगत पात्रों को लेकर, उसकी कुंठाओं को लेकर उसका मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसके अलावा डॉक्टर देवराज पथ की खोज, बाहर भीतर, डॉक्टर धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता तथा सूरज का 7वां घोड़ा, प्रभाकर माचविक आभा, सांचा, यादव चंद्र जैन पत्थर पानी,
नरेश मेहता का डूबते मस्तूल तथा गिरिराज गोपाल का चांदनी के खंडहर, ये उपन्यास काफी उल्लेखनीय उपन्यास कहे जा सकते हैं। तो देखा हमने पांचवा कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास या मनोवैज्ञानिक उपन्यास, तो एक लीक चली साहित्य में और बहुत सारे उपन्यासकार इससे जुड़ते गए और व्यक्ति के मन को खोलने की कोशिश की है। इसमें और का कुछ नहीं है, मात्र मनुष्य के जो रूप है यानी बाहरी और भीतर जो अलग अलग है, वो भीतरी रूप को बाहर लाने की कोशिश की है और इनमें वो सफल रहे हैं। छठा है आधुनिक बोध युक्त उपन्यास, जिनमें आधुनिकता का बोध हमारे सामने आता है, उसको हम कहते हैं आधुनिक बोध युक्त उपन्यास। यंत्रीकरण, आधुनिकता की स्थिति के अनुसार आस्था विहीन समाज, अनिश्चय की स्थिति में लटके हुए इंसान और आत्मनिर्वासन की अभिव्यक्ति देने की पहल मोहन राकेश ने अपने उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित हुआ था, अंधेरे बंद कमरे से की। निर्मल वर्मा वे दिन, लालटेन की छत, राजकमल चौधरी मछली मरी हुई, श्रीकांत वर्मा दूसरी बार, महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स, कमलेश्वर डाक बंगला, काली आंधी, गंगा प्रसाद विमल अपने से अलग, नरेश मेहता यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है, श्रीलाल शुक्ल उनका उपन्यास है राग दरबारी, मन्नू भंडारी महाभोज, आपका बंटी, विश्व साहनी तमस, कृष्णा सोक्ति डार से बिछड़ी, मित्रो मरजानी, उषा प्रेमदा 55 खबे लाल दीवार, रमेश बख्शी 18 सूरज के पौधे, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित मुर्दा घर आदि बहुत सारे लोकप्रिय उपन्यास कहे जा सकते हैं। तो इसमें देखा हमने कि आधुनिक बोध युक्त उपन्यास, इसमें आधुनिकता को हमारे सामने लाने की कोशिश की है। बहुत सारे उपन्यासकार इसमें आए जिन्होंने मनुष्य और मनुष्य के इर्द गिर्द जो भी समस्या, जो भी बातें, जो भी आज का यानी वर्तमान संघर्ष जो है, उस संघर्ष को हमारे सामने लाने की कोशिश की है। मानकर मन्नू भंडारी का जो महाभोज उपन्यास है, इसमें आज की राजनीतिक परिस्थिति को हमारे सामने लाने की कोशिश की है कि कैसे लोग हैं, किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। तो ये जो आधुनिक बोध युक्त उपन्यास है, वो इस दौर के बड़े पॉपुलर यानी मोहन राकेश से शुरुआत करते बहुत ही लोकप्रिय हुए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उसके उपसंहार के तौर पर कि हिंदी उपन्यास विधा का उल्लेख भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग में शुरू हुआ। इसके बाद जोर शोर से इस धारा में विकसित हुआ और स्वातंत्र तक आते आते प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार मिले जिन्होंने उपन्यास विधा में प्राण भर दिए। आधुनिक युग में भी इनके अलग अलग प्रकारों एवं भेदों की वजह से इसमें नयापन एवं यथार्थ बोध आ गया है। नयापन भी आया है और यथार्थ बोध, वास्तविक जीवन से जोड़ने की कोशिश की है आज के उपन्यासकारों ने। कुछ वर्षों में हिंदी उपन्यास साहित्य में देश और कला और काल की चेतना प्रखरता से अभिव्यक्त हुई है। उपन्यास के भाषा शिल्प में भी एक खुलापन आया है। नए नए औपन्यासिक प्रसंगों ने जीवन की विविधता को कलात्मक सजगता से वैचारिक स्तरों पर अभिव्यक्ति दी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंदोत्तर युग जो आज तक चलता है, इसमें नए नए उपन्यासकार आते गए, अपनी बात को बताते गए और मनुष्य को उनके साथ जुड़ते गए। अब मूल बात हमारी ये है कि हमारे जो
सेमेस्टर 5 में जो किताब चल रही है वो है गबन, और इनके रचयिता, इनके लेखक है प्रेमचंद। तो मैं मानता हूं कि प्रेमचंद का थोड़ा सा हम परिचय दे रहे। आप जानते ही प्रेमचंद का परिचय देना यानी गागर में सागर भरने की बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि इकाई का पहला प्रश्न ही है प्रेमचंद व्यक्तित्व और कृतित्व। कृतित्व की चर्चा मैंने आपके सामने कर दी है कि कितने उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हैं, कितनी कहानियां लिखी है। 12 उपन्यास लिखे हैं और 350 से ज्यादा कहानियां लिखी है। लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हम जान ले। मुंशी प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य के जाने माने साहित्यकार है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को एक नई दिशा दी है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में उपन्यास सम्राट वो कहे जाते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 बनारस के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जीवन वस्तुतः शक्ति और मुसीबतों की एक किताब है। उन्हें बचपन में न गेंद बल्ला खेलना नसीब हुआ और न जवानी में इश्कबाजी का मौका मिला। वे गरीब बाप के बेटे थे और गरीबी की डरावनी छाया में ही उन्होंने स्कूल तथा कॉलेज की सीढ़ियां पार की थी। यानी बचपन से वो अभाव से पले हैं। आप जानते हैं कि उसके उपन्यास साहित्य में, कहानी साहित्य में ये दर्द, ये टीस या दुख कहां से आया, तो उसके जन्म से लेकर, क्योंकि अभाव में वो पले बड़े हैं और जो जीवन को परखा है, जीवन को भोगा है, उस भोगे हुए यथार्थ को उसने अपने उपन्यास में लिया है कि मेरा जीवन इस प्रकार मैंने भोगा है। यानी दुखों से भरा हुआ जीवन, अभावों से भरा हुआ जीवन, तो वो उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रेमचंद के पिता का नाम अजय पाल था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम धनपत राय रखा और प्यार का नाम नवाब, लेकिन जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षण आया हो जिसमें उन्होंने अपना नवाबी ठाक देखा हो, अथवा धनपत राय का कोई सपना। वो जीवन भर निर्धनता की चक्की में पीसते रहे। मात्र 7 साल की कम आयु में ही मां का देहांत हो जाता है। दुख तो था ही, लेकिन और दुख बढ़ गया। मां चल बसी और 7 साल की आयु में क्या करे बेचारा बालक। गांव में शिक्षा का कोई व्यवस्थित प्रबंध नहीं था। बचपन से ही उन्हें उपन्यास पढ़ने का शौक था, जिनके कारण वे शुरू से ही कल्पनाशील बन चुके थे। बचपन से एक कल्पना में जीने वाले प्रेमचंद थे, तो ये शौक आगे जाकर उसका पेशा बन जाता है। 15 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें गृहस्थी का बोझ ढोने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि पिता ने दूसरी पत्नी की यानी विमाता आई और तब जाके उनकी शादी हो जाती है एक अनपढ़ गवार झगड़ालू औरत के साथ। पिता की मृत्यु और विमाता तथा पत्नी के वैमनस्य ने उन्हें घर से विरक्त सा कर दिया। पिता भी चल बसे। विमाता और पत्नी के बीच रोजाना लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होते थे, कटु बातें होती थी। तो इन बातों को सुनकर वो विरक्त सा हो गए अपने घर से। इसी बीच उन्हें एक अच्छे हेडमास्टर मिल गए, जिन्होंने 18 मासिक वेतन पर अध्यापक के रूप में उन्हें नौकरी दी। अपने हेडमास्टर ने उन्हें 18 रुपये मासिक के रूप में गांव में ही नौकरी दे दी। और वो घुमड़कर प्रवृत्ति के कारण, उसकी प्रवृत्ति कैसी घुमड़कर थी, वो गांव में घुमा करते थे। घर में वैमनस्य बढ़ने के कारण उन्हें अपनी पत्नी से विच्छेद यानी डिवोर्स देना पड़ा, क्योंकि रोज की एक खिटपिट उसको सहन नहीं हुई। संयोगवश उनके जीवन में शिवरानी देवी का आगमन हुआ, जिन्होंने प्रेमचंद के भीतर के रचनाकार को जगाया। शिवरानी देवी स्वयं बाल विधवा थी और समाज की उन तमाम जर्जर परंपराओं से पीड़ित थी
सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध उन्होंने विवाह कर रूढ़ियों को चुनौती दी। ये प्रेमचंद का सबसे प्रथम पहला क्रांतिकारी कदम है कि जिन्होंने, मैंने आपको प्रतिज्ञा उपन्यास में बताया था कि प्रोफेसर दाननाथ की शादी पूर्णा से वो न कर पाए, लेकिन प्रेमचंद ने अपने जीवन में एक बाल विधवा से, जो उनके मित्र की बहन थी, बाल विधवा से ब्याह रचाया, विवाह किया, और शिवरंग देवी मानो उनके जीवन में एक प्रकाश पुंज की तरह आई और उनको प्रेरणा दी, लिखने की प्रेरणा दी। प्रेमचंद जी नवाबराय के नाम से पहले उर्दू में लिखा करते थे, किंतु स्वर्गीय मनमत राय द्विवेदी के संपर्क में आकर उनका सुझाव हिंदी की ओर हुआ। उनकी कहानियों में राष्ट्रप्रेम की भावना होती थी, अतः प्रारंभ में उन्हें अंग्रेजी सरकार का कोपभाजक भी बनना पड़ा था। सोजे वतन की तमाम प्रतियां उन्हें अपने हाथों से जलानी पड़ी थी। यानी आप जानते हैं कि अंग्रेज शासन में प्रेमचंद को या प्रेमचंद जी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ज़्यादा सहना पड़ा। सोजे वतन नाम एक उनका उर्दू में लिखा हुआ कहानी संग्रह था, लेकिन प्रश्न किया ये कि इनमें उस राष्ट्रप्रेम की बात बताई थी तो अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, तो अपने ही हाथों से सभी प्रतिकॉपियों को उन्होंने आग में स्वाहा कर दी, जला दी। वे अपने नए नाम प्रेमचंद के साथ हिंदी साहित्य में आए, एक के बाद एक उपन्यास लिखते गए। 1921 में प्रेमचंद जी को सरकारी नौकरी में इस्तीफा दे दिया। 21 तक उसने सरकारी नौकरी की, लेकिन जब वह संपूर्ण रूप से लेखन में प्रस्तुत हो गए तो उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी आ गए थे, तो गांधीवादी जो दर्शन था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, वो प्रेमचंद में आ चुके थे। तो उसका जीवन एकदम सादा था, एकदम सादा सरल जीवन, लेकिन अपने जो सोचने की इच्छा थी, सोचने के जो विचार थे एकदम उच्च थे। तो गांधी भक्त होते वो अपने साहित्य में भी गांधी दर्शन को लाते थे। यह सब कुछ छोड़कर वो काशी चले गए तथा वहां मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। बाद में माधुरी पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1930 में हंस का प्रकाशन एवं संपादन कार्य प्रारंभ किया। हंस उस समय की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में से एक थी, हंस, जो फिर बाद में आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी ने उसका संपादन संभाला था। वो जब तक जिए तब तक उनका संपादन करते रहे हंस का। तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने संभाला और इसके बाद उस पत्रिका के लिए सोचते थे कि पत्रिका को कैसे समाज में और लोगों तक पहुंचाया जाए। साप्ताहिक जागरण भी शुरू किया। गोदान बाद में ही लिखा गया, जिसे हम भारतीय ग्राम जीवन की गीता कहते हैं। गोदान को हम क्या कहते हैं? भारतीय ग्राम जीवन की गीता, जिनका प्रकाशन हुआ और 8 अक्टूबर 1936 को हंस की चिंता करते करते उनके प्राणों का हंस भी उड़ गया। तो उसका जन्म था 31 जुलाई 1880 लम्ही, जो बनारस के पास छोटा सा गांव है, आज भी है। और 36 के जो सम्मेलन के बाद महासभापति के रूप में वो प्रस्थापित हुए थे साहित्य में, और 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हो गया। तो एक श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में भी प्रेमचंद हमारे सामने आए हैं। प्रेमचंद जी पृथ्वी के समान ही धैर्यशाली कलाकार थे, जिसमें अंतर में ज्यादा ज्वाला थी पर ऊपर से बिल्कुल शीतल। भीतर में वो बड़े ज्वलनशील थे, यानी वो किसी के दुख को देखते थे वो स्वयं जलते थे भीतर, लेकिन बाहर से एकदम कोमल थे,
बड़े शीतल थे। उसका व्यक्तित्व भारतीय गांवों के अंतरपट से सजा हुआ था, जिसके भीतर से सरलता और सहजता सदैव झांकती रहती थी। देहात जिंदगी से उन्हें अपार स्नेह था। ये आडंबरपूर्ण दुनिया से दूर ही रहना चाहते थे। सहजता सरलता के साथ साथ वो देहाती जिंदगी से बहुत प्रेम करते थे, यानी गांवों से बहुत चाहते थे, गांवों के लोगों को बहुत चाहते थे। वो आडंबरपूर्ण जीवन जीना नहीं चाहते थे, उससे दूर रहते थे। वो तड़क भड़क ऐसे से वो नहीं मानते थे। आदर्शों का पुजारी युग और समाज की गहन विभीषिकाओं को भी पी चुका था, और जिस महासत्य का उद्घाटन किया वह था आदर्शों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब तक जो बात थी वो आदर्शों की बात थी कि भाई इस प्रकार रहना है, इस प्रकार बोलना है, इस प्रकार चलना है, ऐसे रहना है। ये आदर्श है। एक फ्रेम में हम जिसको देखते हैं आदर्श को, कि मनुष्य को कैसे जिया जाए, मनुष्य किस प्रकार जीना चाहता है, वो आदर्श है। और प्रेमचंद ने आदर्शों को मद्देनजर रखते हुए यथार्थ से जीने की कोशिश की। यथार्थ मानी जमीन से, बार बार कहता हूं, जमीन से जुड़कर जीने की कोशिश की है। यथार्थ बोध यानी वास्तविक जीवन, मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिकता, उसकी जो परिभाषा है वो भी सही है कि वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उपन्यास तो इतने लिखे, कहानियां भी लिखी, नाटक भी लिखे, बाल साहित्य लिखा, जीवनी, आलोचना, अनुवाद, और जो कहानी संग्रह लिखे उसके मानस सरोवर के 8 भागों में हुए थे। 350 से ज्यादा उसने जो कहानियां लिखी है ना, वो मानस सरोवर नाम के 8 वॉल्यूम बनाए, बड़े बड़े वॉल्यूम में। उन 8 भागों में उसने इन कहानियों को जोड़ने की कोशिश की है। तो इस प्रकार ये जो हमने तीसरा चरण आपके सामने बताया, BA सेमेस्टर 5 कंपल्सरी हिंदी, इसमें देखा हमने कि प्रेमचंदोत्तर युग, कि प्रेमचंदोत्तर यानी 1936 के बाद किस प्रकार उपन्यासों में परिवर्तन आए। 6 प्रकार हमने बताए उपन्यास के। 6 प्रकार के उपन्यासों में कितने कितने उपन्यासकार आए, और उपन्यासकारों ने किस प्रकार उपन्यास की रचना की, कैसे कैसे उपन्यास थे। फिर हमने प्रेमचंद की जीवनी यानी प्रेमचंद का व्यक्तित्व के बारे में बताया। कृतित्व मैंने आगे बता दिया था कि प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य कैसा रहा उसमें। तो फिलहाल हम ये तीसरे चरण में यहाँ रुकते हैं। अब जब हम कंपल्सरी हिंदी में मिलेंगे, कंपल्सरी सेमेस्टर 5 अनिवार्य हिंदी में मिलेंगे, जो हमारा उपन्यास का नाम है गोदान, प्रेमचंद जी ने उसकी रचना की है, 1931 में लिखा उपन्यास है गोदान, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गोदान की कथा वस्तु कहूँगा, फिर उसकी बातों की चर्चा, क्योंकि हम इकाई से ही चलेंगे। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई। ये पहली इकाई की जो बात है, जो पूर्व भूमिका थी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपने मुझे बड़ी शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्कार।